Good morning, students. In the previous lecture, we have discussed question based on free body diagram. Now today we discuss friction force. तो फ्रिक्शन को अगर हमें समझना है फ्रिक्शन होता क्या है, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज दैट कि एक टेबल है और इस पर m मास का एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. इसका जो वेट mg होगा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा और ये जो फोर्स mg है ये किस पर लगेगा, टेबल पर. तो टेबल क्या करेगा, रिएक्शन फोर्स लगाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में. यहाँ पे सपोज दैट को जो रिएक्शन फोर्स है वो कैपिटल N है. यहाँ पे क्या होगा, N इक्वल टू mg होगा, मीन्स नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा. यहाँ पे अगर हम देखें तो N इक्वल टू क्या है, mg फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ. जितना फोर्स ये टेबल पे लगाएगा टेबल उतना ही फोर्स अपवर्ड लगाएगा. या यानी माइनस mg इक्वल टू 0. हम क्या देख रहे हैं कि नेट फोर्स क्या है, 0 है. अब अगर हम हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करें, यहाँ पे सपोज दैट कि यहाँ पे हम एक फोर्स लगा रहे हैं, वेक्टर फोर्स F हॉरिजेंटल डायरेक्शन में. क्या हम देखेंगे कि अगर हमारा फोर्स स्मॉल है तो बॉडी मूव नहीं करेगी. तो हम क्या करेंगे, फोर्स को और बढ़ाएंगे, तभी हम देखेंगे कि बॉडी मूव नहीं कर रही है. तो हम फिर क्या करेंगे, फोर्स को और इंक्रीज करेंगे, तो हम क्या देखेंगे कि बॉडी मूव कर गई. फॉर एग्जांपल जैसे अगर कोई हैवी बॉक्स है और उसको हमें स्लाइड करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो हम क्या करते हैं, पहले फोर्स लगाते हैं. देखते हैं बॉडी मूव नहीं कर रही है, तो फोर्स अपना हम क्या करते हैं, और इंक्रीज करते हैं. तब भी हम देखते हैं नहीं मूव कर रही है, तो फिर फोर्स को हम और इंक्रीज करते हैं और बॉडी मूव कर जाती है. यहाँ पे ये क्लियर क्या हो रहा है कि जब फोर्स की वैल्यू हम स्मॉल रख रहे हैं तो बॉडी मूव नहीं कर रही है. इसका मतलब यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है जो कि इस फोर्स को क्या कर दे रहा है, कैंसिल आउट कर दे रहा है. फोर्स को हम और बढ़ाते हैं तो ये भी बढ़ता है और इसको क्या कर देता है, कैंसिल आउट. तब जब तक मतलब बॉडी मूव नहीं करती है तब तक क्या हो जाता है, इसका मतलब फोर्स कैंसिल आउट हो जाता है. तो यहाँ पे जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है जो इस फोर्स को कैंसिल आउट कर दे रहा है, इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स. इसको स्मॉल f से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और बॉडी रेस्ट में है, तो रेस्ट में जब बॉडी रहे तब जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं. तो यहाँ इसको हम Fs से रिप्रेजेंट करेंगे. ये क्लियर है. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये सेल्फ एराइज नहीं होता है. जब तक हम फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक ये एराइज नहीं होगा. जैसे ही हम फोर्स लगाते हैं ये तुरंत अपोजिट डायरेक्शन में एराइज हो जाता है. ये क्लियर है. अब यहाँ अगर हम देखें तो होता क्या है कि जब हम फोर्स को इंक्रीज करते हैं ये भी इंक्रीज होता है. अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ये भी इंक्रीज होता है. फोर्स को हम और बढ़ाते हैं तो ये भी और बढ़ता है. लेकिन इसकी एक लिमिट है. ये Fs जो इंक्रीज हो सकता है ये मैक्सिमम वैल्यू तक, इसको Fs मैक्स से लिखते हैं. मीन्स फोर्स हम इंक्रीज करेंगे तो ये भी इंक्रीज होगा, और इंक्रीज करेंगे और इंक्रीज होगा. लेकिन इसकी एक लिमिट है, उसी लिमिट तक ये इंक्रीज होगा. उसके बाद अगर हम फोर्स बढ़ाते हैं अप्लाइड फोर्स तो ये इंक्रीज नहीं होगा. क्या होता है, बॉडी मूव कर जाती है. Fs कब तक इंक्रीज हो सकता है, अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक. उसके बाद ये इंक्रीज नहीं होगा. Fs मैक्स तक क्या होगा, नेट फोर्स 0 रहेगा और बॉडी मूव नहीं करेगी. Fs मैक्स के बाद अगर हम फोर्स लगाते हैं तो फोर्स अनबैलेंस्ड हो जाएगा और बॉडी मूव कर जाएगी. अब ये Fs मैक्स जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. यहाँ पे ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है नॉर्मल रिएक्शन पर. किस पे डिपेंड करता है, नॉर्मल रिएक्शन पर.
और किस पर डिपेंड नहीं करता है, एरिया ऑफ कांटेक्ट पर। जैसे इस एम मास का जो बॉडी हम यहाँ पे रखे हैं, इसका कुछ सरफेस एरिया होगा और एक इस पर होगा, अर्थ के सरफेस पे होगा। एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड नहीं करता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के। या यहाँ से हम लिख सकते हैं एफ एस मैक्स इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। यहाँ पे म्यू एस क्या है, वेयर म्यू एस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये क्लियर है। ये डिपेंड किस पर करता है, नेचर ऑफ द सरफेस। सरफेस अगर रफ है इसकी वैल्यू लार्ज होगी, अगर सरफेस स्मूथ है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ये क्लियर है। तो म्यू एस किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द सरफेस, और एफ एस मैक्स किस पे डिपेंड करता है, नॉर्मल रिएक्शन पर। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टैटिक फ्रिक्शन अगर हम पूछे किसका अपोज करता है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन अपोज करता है इम्पेंडिंग मोशन का। इम्पेंडिंग मोशन क्या होता है, दैट मोशन विच वुड बी टेक्स प्लेस बट डज नॉट एक्चुअली टेक्स प्लेस। मीन्स ऐसा मोशन जो हो सकता है लेकिन नहीं होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम फ्रिक्शन फोर्स एब्सेंट कर दें तो फोर्स हम चाहे जितना ही स्मॉल लगाएं, ये बॉडी मूव कर जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, बॉडी मूव नहीं कर रही है। फिर हम क्या कर रहे हैं, फोर्स को और बढ़ा रहे हैं, तब भी देख रहे हैं बॉडी मूव नहीं कर रही है। क्यों, क्योंकि जब हम फोर्स बढ़ाते हैं तो ये भी अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ता है, और जब ये मैक्सिमम वैल्यू अपनी गेन कर लेता है तो उसके बाद ये नहीं बढ़ता है। उसके बाद अगर हम फोर्स बढ़ाते हैं तो बॉडी मूव कर जाएगी। तो मतलब यहाँ पे अगर ये फ्रिक्शन फोर्स ना लगे तो ये बॉडी क्या हो सकती है, फोर्स हम कितना भी स्मॉल लगाएं बॉडी मूव कर सकती है। मतलब यहाँ पे मोशन हो सकता है लेकिन नहीं होता है, इसीलिए इस मोशन को हम क्या कहते हैं, इम्पेंडिंग मोशन। स्टैटिक फ्रिक्शन किसका अपोज करता है, इम्पेंडिंग मोशन का। स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है, जब बॉडी रेस्ट में हो, फोर्स लगाएं और बॉडी रेस्ट में हो, तब जो फ्रिक्शन फोर्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। ये क्लियर है। अब अगर हम एफ एस की बात करें तो एफ एस जो होगा ये लेस देन आर इक्वल टू म्यू एस इंटू एन होगा। लेस देन कब होगा, जब ये एफ एस होगा, और इक्वल टू कब हो जाएगा, यहाँ पर इक्वल टू कब आ जाएगा, जब ये एफ एस मैक्स हम यहाँ लिख देंगे। एफ एस जब अपनी मैक्सिमम वैल्यू गेन कर लेगा तब यहाँ सिंबल क्या आ जाएगा, इक्वल का, क्योंकि एफ एस मैक्स जो होता है वो म्यू एस इंटू एन के इक्वल होता है। अगर ये एफ एस है तो लेस देन क्या होगा, म्यू एस इंटू एन होगा। ये क्लियर है। इसलिए हम एफ एस अगर लिखते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर सिंबल हमें क्या लिखना होगा, लेस देन आर इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। मीन्स ये इक्वल भी हो सकता है और लेस देन भी। इक्वल कब होगा, जब एफ एस मैक्स हो जाएगा। ये क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन को हम एफ के से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके पहले एफ एस है, इसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ एस से। ये क्लियर है। अब काइनेटिक फ्रिक्शन कब अराइज होता है, जब बॉडी मूव करने लगता है। मीन्स जैसे बॉक्स है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, जब बॉक्स स्लाइड करने लगे तो वहाँ पे स्लाइड करने के पर जो फ्रिक्शन लगता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। या बॉडी जब मोशन में हो जाए तब जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। जैसे यहाँ पे एम मास का ऑब्जेक्ट है, जब तक ये रेस्ट में रहेगा तब तक जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन, और जैसे ही स्लाइड करना शुरू हो जाएगा तब जो फ्रिक्शन लगेगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। अब काइनेटिक फ्रिक्शन किसका अपोज करता है, तो रिलेटिव मोशन का। यहाँ रिलेटिव मोशन कैसे हो रहा है, यहाँ पे अगर हम देखें तो बॉक्स का जो सरफेस है अर्थ के सरफेस के रिस्पेक्ट में क्या होता है, मूव करता है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि रिलेटिव मोशन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कब अराइज होता है, जब रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाता है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजेज रिलेटिव मोशन। अब काइनेटिक फ्रिक्शन जो है
यहाँ पे हम देख रहे हैं काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या होती है, कम होती है। एफ मैक्स से क्या होती है, कम होती है, क्योंकि जब बॉडी मूव करने लगता है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब काइनेटिक फ्रिक्शन भी स्टैटिक फ्रिक्शन की तरह किस पे डिपेंड करता है, काइनेटिक फ्रिक्शन भी स्टैटिक फ्रिक्शन की तरह नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नॉर्मल रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, या एफ के इक्वल टू, यहाँ पे जो हम कांस्टेंट यूज करेंगे म्यू के इंटू एन। यहाँ पे म्यू के क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये क्लियर है। अब ये किस पे डिपेंड करता है, ये भी डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सरफेस, सरफेस के नेचर पर डिपेंड करता है। अगर सरफेस का नेचर रफ है तो इसकी वैल्यू लार्ज होगी, अगर सरफेस का नेचर स्मूथ है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, स्मॉल होगी। ये क्लियर है। अब यहाँ अगर हम देखें, सपोज दैट कि यहाँ पर हम एक हॉरिजॉन्टल सरफेस ले रहे हैं और इस पर यह मास का एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे हमने एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया एफ, और इधर अगर हम दिखा दे रहे हैं एफ के, मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है। एफ के कब लगेगा, जब बॉडी मूव करेगी। तो सपोज दैट कि यहाँ जो एक्सीलरेशन हो रहा है इसमें ए हो रहा है। तो अगर हमें एक्सीलरेशन यहाँ निकालना हो, अगर यहाँ एफ एस हम लिखते तब ये बॉडी क्या होती, रेस्ट में होती, लेकिन यहाँ हमने एफ के लिख दिया, मतलब ये बॉडी क्या है, मोशन में है। तो यहाँ पे अगर हमें फाइंड आउट करना हो कि एक्सेलरेशन कितना है, तो नेट फोर्स अगर हम देखें तो क्या होगा, एफ माइनस एफ के, एफ इक्वल टू एम ए होता है, तो एम इंटू ए, या यहाँ से ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ माइनस एफ के अपॉन एम। ये क्लियर है। अब इसके बाद अगर हम देखें, अब यहाँ पे अगर एफ इक्वल टू, यहाँ पे अगर बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही हो, मतलब वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट हो, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। कैसे, अगर हम देखें तो अगर ये यूनिफॉर्मली मूव करेगा तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो, मीन्स एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ के। यहाँ पे एफ माइनस एफ के इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। अब अगर एफ इक्वल टू हम जीरो कर दें, ये फर्स्ट कंडीशन था। सेकेंड कंडीशन अगर हम क्या कर दें, एफ इक्वल टू जीरो कर दें, एफ इक्वल टू अगर हम जीरो कर देंगे तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस एफ के बाई एम, मतलब रिटार्डेशन शुरू हो जाएगा। निगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि रिटार्डेशन शुरू हो जाएगा, और बॉडी क्या होगी, कुछ देर के बाद रुक जाएगी। इसके बाद ये होमवर्क है, इसको आप सॉल्व करेंगे। कोई प्रॉब्लम होगा इसमें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।